नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर शिंजनी पांडे है और मैं मुंबई में बेस्ड गायनेकोलॉजिक लैप्रोस्कोपिक सर्जन हूँ। इस चैनल में हम कुछ ऐसे मुद्दों पर चर्चा करते हैं जो लेडीज़ की हेल्थ से प्राइमरीली रिलेटेड हैं। और आज का जो हमारा मेनोपॉज पर जो टॉपिक चल रहा है, उस पर जो आज इम्पॉर्टेंट टॉपिक जिस पर हम चर्चा कर रहे हैं वो है ऑस्टियोपोरोसिस की प्रॉब्लम का। अब ऑस्टियोपोरोसिस क्या है ये हम देखते हैं, और इसके पहले वाले जो हमने टॉक्स किए हैं वो सभी मेनोपॉज से रिलेटेड जो परेशानियां हैं, जो प्रॉब्लम्स हैं, उन पर डिस्कशंस हैं। और कैल्शियम की जो रिक्वायरमेंट हमारे खाने में कितनी है, रोज़मर्रा में हमें कितना कैल्शियम लेना चाहिए अपने भोजन में, ये हमने लास्ट वीडियो में देखा था। हमने ये भी समझा था कि कैल्शियम जो है ये हड्डियों की मजबूती के लिए, स्ट्रेंथ के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। और इसी कंटिन्यूएशन में आज हम ऑस्टियोपोरोसिस पर डिस्कशन करेंगे। और ऑस्टियोपोरोसिस क्या है अब हम देखते हैं। तो ऑस्टियोपोरोसिस का मतलब होता है हड्डियों का वीक होना, यानी बोन्स की जो वीकनेस है, जो हड्डियों की जो वीकनेस है, जो एक उम्र के हिसाब से बढ़ती जाती है और हड्डियां उम्र के हिसाब से कमज़ोर होती जाती हैं, इस प्रॉब्लम को ऑस्टियोपोरोसिस कहते हैं। अब ऐसा देखा गया है कि उम्र जैसे जैसे बढ़ती है तो स्त्रियों और पुरुषों दोनों में ऑस्टियोपोरोसिस की प्रॉब्लम होती है। पर स्त्रियों में यह प्रॉब्लम मेनोपॉज के जो ईयर्स होते हैं, यानी जब मेंसेस या पीरियड समाप्त होता है, उस टाइम पीरियड से ही शुरू हो जाती है और तेज़ी से बढ़ती है। इसका असर या आगे जाकर इसका प्रभाव इस तरह से पड़ता है कि लेडीज़ में बहुत जल्दी फ्रैक्चर होना या हड्डी टूटना ये बहुत कॉमन है। और यदि आप ध्यान से सोचेंगे तो आपके भी आसपास आपने कभी ना कभी सुना ही होगा कि एक 50 या 55 के बाद महिलाओं को फ्रैक्चर कॉमन है, या आपके पहचान में ही कुछ ऐसे लोग होंगे जिनको ज़रा सी चोट लगने पर फ्रैक्चर हो गया। तो यही प्रॉब्लम ऑस्टियोपोरोसिस की वजह से होती है। बल्कि समझने की बात यह है कि ऑस्टियोपोरोसिस की वजह से जो फ्रैक्चर होता है वो कोई बहुत बड़ी चोट लगे या ज़ोर से कोई गिरे इसलिए नहीं होता। ज़रा सा स्लिप होने में भी ऑस्टियोपोरोसिस वाली हड्डी अगर कमज़ोर हड्डी है तो ज़रा सा स्लिप होने में ये हड्डी जल्दी से फ्रैक्चर हो जाती है। सबसे कॉमन कलाई की हड्डी, रीढ़ की हड्डी और जो हिप बोन, जो कूल्हे की हड्डी बोलते हैं, ये वाली हड्डियां जो हैं ये सबसे ज़्यादा ईजिली फ्रैक्चर होती हैं इस एज ग्रुप में। कई बार रीढ़ की हड्डी और कूल्हे की हड्डी का जो फ्रैक्चर है ये बहुत ही सीरियस भी हो सकता है। इसकी वजह से 2-2, 3-3 महीना पेशेंट को इमोबाइल या बिस्तर पर लेटना पड़ जा सकता है और इसके हेल्थ पर काफ़ी नुकसान हो सकते हैं। तो आइए देखते हैं कि कैसे हड्डियों को स्ट्रॉन्ग किया जाए, इनको वीक होने से बचाया जाए और इस कंडीशन की डायग्नोसिस जल्द ही जल्द कैसे की जाए। तो ऑस्टियोपोरोसिस एक दिन में नहीं हो जाता। नॉर्मल हड्डी की स्ट्रेंथ और ऑस्टियोपोरोसिस के बीच में एक लंबा समय होता है जब बोन्स या हड्डियां धीरे धीरे वीक होती हैं। इस फेज को हम ऑस्टियोपीनिया बोलते हैं। ऑस्टियोपोरोसिस का कई बार कोई भी लक्षण नहीं होता। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि कमर में दर्द हो या पैरों में दर्द हो और ये कोई इंडिकेशन है ऑस्टियोपोरोसिस का। ज़्यादातर बार सीधे जब हल्की सी चोट से फ्रैक्चर हो जाता है तभी मालूम पड़ता है कि ऑस्टियोपोरोसिस की वजह से ये फ्रैक्चर हुआ है। इसीलिए इसकी डायग्नोसिस टाइम पर होनी चाहिए और इसकी स्क्रीनिंग यानी प्रिवेंशन के लिए टाइम से पहले इस कंडीशन के बारे में पता होना बहुत ही ज़रूरी है। तो जो भी लेडीज़ जब एक 50 के आसपास की उम्र पहुंचती हैं तो ये ज़रूरी है कि वो एक बोन का टेस्ट करवाएं, हड्डी की टेस्ट करवाएं, जिसे हम कहते हैं डेक्सा स्कैन। ये स्कैन एक सिंपल टेस्ट है। इस टेस्ट में कोई दर्द वगैरह नहीं होता, एक सिंपल एक्सरे की तरह ये टेस्ट होता है और 5 मिनट में इसका रिज़ल्ट आ जाता है। और इससे हमें ये पता चल जाता है कि जो हड्डी की मजबूती है उसका कितना लेवल है। ऑलरेडी कमज़ोरी के साइड पर हड्डी शुरू हो गई है क्या,
या फिर बहुत ही वीक या ऑस्टियोपोरोसिस के लेवल पर हड्डियां पहुंच गई हैं क्या। एक बार ये डायग्नोसिस हो जाए तो फिर आपका डॉक्टर, आपकी गायनेकोलॉजिस्ट आपको अप्रोप्रिएट तरीके से, ठीक तरीके से आगे क्या करना है इस पर आपको गाइड कर सकती है। अब आकर देखते हैं कि हड्डियां कमज़ोर ना हो इसके लिए क्या प्रिवेंशन या क्या रोज़मर्रा की ज़िंदगी में हम क्या तौर तरीके अपना सकते हैं जिनसे हमें बोन्स की वीकनेस जल्दी ना हो। तो पिछले वीडियो में मैंने कैल्शियम जो खाने में कौन कौन से ऐसे पदार्थ हैं, कौन कौन से ऐसे फूड स्टफ्स हैं जिनमें कैल्शियम रिच होता है, कैल्शियम ज़्यादा होता है, वो बताए थे। आप पिछला वीडियो देख सकते हैं और इन खाद्य पदार्थों को अपनी डाइट में अपना सकते हैं प्रॉपर क्वांटिटी में। मेनोपॉज के अराउंड कैल्शियम की गोली लेना, कैल्शियम सप्लीमेंट लेना भी लाभदायक है और इसे हमेशा विटामिन डी के साथ ही लेना चाहिए। इसके अलावा जो एक्सरसाइजेस का रोल है बोन की स्ट्रेंथ, मसल्स की, मांसपेशियों की स्ट्रेंथ को मेंटेन करने में, वो भी बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। और वॉकिंग जैसी जो कार्डियो एक्सरसाइजेस हैं उनको एक बैलेंस में अपनाना रोज़ ज़रूरी है। इसके अलावा जो वेट ट्रेनिंग एक्सरसाइजेस होती हैं या जिनमें छोटे वेट्स उठाकर प्रैक्टिस करी जाती है, वो भी एक इस उम्र में एक लिमिट में बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वेट ट्रेनिंग एक्सरसाइजेस हमारी हड्डियों को, हमारी मसल्स को मजबूत बनाते हैं। तो एक बैलेंस में दोनों तरह की एक्सरसाइजेस करने से भी हमारी बोन्स स्ट्रॉन्ग रहती हैं। कई बार मेनोपॉज के दूसरे लक्षणों को देखते हुए आपकी गायनेकोलॉजिस्ट कुछ हार्मोन्स की ट्रीटमेंट भी शुरू कर सकती है, जिसे हम HRT या हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी बोलते हैं। ये भी आपकी बोन्स के लिए काफ़ी लाभदायक हो सकती है। अब आते हैं, देखते हैं कि यदि ऑस्टियोपोरोसिस डायग्नोज होता है किसी भी लेडी को, तो उसे क्या ट्रीटमेंट दिया जा सकता है। तो आजकल बहुत सारे ऐसी मेडिसिन्स आ गई हैं जो ऑस्टियोपोरोसिस के लिए काफ़ी इफ़ेक्टिव और काफ़ी लाभदायक हैं। इस वीडियो में हर मेडिसिन को डिटेल में समझाना या उसका इफ़ेक्ट, साइड इफ़ेक्ट बताना बहुत ठीक नहीं होगा। सिर्फ नाम बताकर आपको एक जनरल अवेयरनेस मालूम होनी चाहिए। फिर यदि आपको आपके डॉक्टर के साथ जाकर उसे डिस्कस करना पड़े तो आप ज़रूर करिए। तो जो मेडिसिन्स नॉर्मली ऑस्टियोपोरोसिस को ट्रीट करने के लिए दी जाती हैं वो बहुत सारी कैटेगरीज में आती हैं, जैसे बाइफॉस्फोनेट ग्रुप ऑफ मेडिसिन्स। फिर कुछ ऐसी मेडिसिन्स होती हैं जो पैराथायरॉयड हार्मोन से डिराइव्ड होती हैं और ये भी हमारी बोन बनाने में हेल्प करती हैं। ये भी आजकल अवेलेबल हैं। ये इंजेक्शन फॉर्म में ही दी जाती हैं, बल्कि बाइफॉस्फोनेट्स टैबलेट या इंजेक्शन फॉर्म दोनों में दिया जा सकता है। दोनों ही ग्रुप ऑफ मेडिसिन्स को ईज़िली टॉलरेट किया जा सकता है। यदि ज़रूरत है तो इन्हें लेना ही चाहिए, और जो भी इनको तौर तरीके हैं लेने के वो आपके डॉक्टर आपको अच्छी तरह से समझाएंगे। इसके अलावा अलग कुछ कैटेगरीज़ की मेडिसिन्स भी अवेलेबल हैं जिन्हें हम SERM या सर्म ग्रुप ऑफ ड्रग्स बोलते हैं। ये भी बोन्स के लिए स्ट्रेंथनिंग एजेंट्स हैं। और कई बार एक दूसरा हार्मोन है जिसे कैल्सिटोनिन बोला जाता है। ये भी एक नाक के स्प्रे के माध्यम से कुछ पेशेंट्स में दिया जाता है। तो कहने का अर्थ या तात्पर्य ये है कि बहुत सारे मेडिकेशंस आजकल अवेलेबल हैं इस प्रॉब्लम को ट्रीट करने के लिए। कौन कौन सी ऐसी महिलाएं हैं जिन्हें ऑस्टियोपोरोसिस की और भी ज़्यादा टेंडेंसी या चांस हो सकता है, तो प्लीज़ याद रखिए कि मेनोपॉज तो सबको आने वाला है, और मेनोपॉज से बोन्स जैसे जैसे उम्र बढ़ती है, उम्र बढ़ने के कारण और मेनोपॉज में हार्मोन्स की कमी के कारण, ईस्ट्रोजन हार्मोन की कमी के कारण बोन्स थोड़ा वीक होने ही वाली है। इसके अलावा कुछ लोगों को कुछ हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम्स पहले से होती हैं, जैसे बहुत सारे पेशेंट्स एसिडिटी के लिए बहुत सारी एंटासिड की गोलियां ओवर द इयर्स लेते हैं। तो ऐसे पेशेंट्स को भी थोड़ा कैल्शियम की डेफिशिएंसी हो सकती है, उन्हें भी ध्यान रखना चाहिए ऑस्टियोपोरोसिस का। इसके अलावा कुछ लोगों को कुछ हेल्थ कंडीशंस की वजह से
स्टीरॉइड्स की मेडिसिन दी जाती हैं, इन लोगों की भी बोन्स ज़्यादा वीक हो सकती हैं। कुछ लोगों को ब्रेस्ट कैंसर का ट्रीटमेंट चल रहा होता है, इनको ईस्ट्रोजन के विपरीत चलने वाली ड्रग्स यानी एंटी ईस्ट्रोजन्स दी जाती हैं, जिन्हें टैमॉक्सिफेन बोला जाता है, इससे भी बोन्स वीक हो सकती हैं। और कुछ लोगों को ब्लड में जब क्लॉट्स बनने की चांस ज़्यादा होती है तो हेपेरिन नामक ड्रग या मेडिसिन दी जाती है, इससे भी बोन्स वीक होने की ज़्यादा चांस होती है। तो जिन लोगों को इस तरह की प्रॉब्लम्स हैं और उनके लिए ये दवाइयाँ ऑलरेडी ले रहे हैं, उनको और भी अवेयर होना चाहिए इस बारे में कि उनकी बोन्स फ्रेजाइल हो सकती हैं, वीक हो सकती हैं, और उनको अपने फिजिशियन से, अपने गायनेकोलॉजिस्ट से अप्रोप्रिएट बातचीत या सलाह लेनी ही चाहिए। तो आज हमने देखा कि वीक बोन्स कैसे हम प्रिवेंट करें, और यदि वीक बोन्स डायग्नोज हो गई हैं, ऑस्टियोपोरोसिस डायग्नोज हो गया है, तो उनके लिए क्या क्या ट्रीटमेंट ऑप्शंस अवेलेबल हैं। आज यही चर्चा होगी। अगले टॉक में हम वेजाइनल ड्राइनेस की प्रॉब्लम पर कुछ डिस्कशन करेंगे, और तब तक के लिए मैं आज धन्यवाद कहती हूँ। आशा करती हूँ कि आपको आज की टॉक इन्फॉर्मेटिव लगी हो, एंड बहुत बहुत धन्यवाद।